हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 30 अगस्त। आज हम देखेंगे 30 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। आज का पहला सवाल है, हाल ही में कौन सा देश पहले कर्नाटक कल्चरल फेस्टिवल की मेजबानी कर रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रीलंका। श्रीलंका ने 27 अगस्त 2023 को कर्नाटक सांस्कृतिक उत्सव की मेजबानी की। यह कार्यक्रम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद, स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और एमई ग्लोबल पीस फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया था। महोत्सव में कर्नाटक के 30 से अधिक कलाकारों ने विविध प्रकार की प्रस्तुतियां दी। पारंपरिक नृत्य, लोक संगीत, बहुभाषी कविताएं, बैले और कठपुतली शो आदि उनमें से प्रमुख थे। ठीक है, तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये श्रीलंका के द्वारा आयोजित किया गया है। जान लेते हैं कर्नाटक के बारे में। यह दक्षिण पश्चिम भारत में एक स्थित राज्य है और इसकी सीमा उत्तर में महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिम में गोवा, पूर्व में आंध्र प्रदेश और दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु और दक्षिण पश्चिम में केरल से लगती है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। यहाँ के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। आधिकारिक भाषा यहाँ की क्या है? कन्नड़ है। और आधिकारिक नृत्य क्या है? तो यह यक्षगान है। दोस्तों, यक्षगान जो कि कर्नाटक का आधिकारिक नृत्य है, तो यह बहुत ही अक्सर पूछा जाता है कि कर्नाटक के ऑफिशियल डांस का आप नाम बताइए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इन फैक्ट्स को और बार बार रिवीजन करते रहिएगा। बात करें श्रीलंका की, तो इसकी राजधानी है श्री जयवर्धने पुरकुट्टे। यहाँ के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने और यहाँ की राजभाषा है सिंगली। ठीक है, तो ये हो गई श्रीलंका की बात, आप इसे भी याद रखिएगा। देख लेते हैं मनाए जाने वाले कुछ राज्यों में प्रमुख उत्सवों और त्यौहार के नामों को। जैसे जलीकट्टू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है तमिलनाडु में। फ्लेमिंगो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। नुआखाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह उड़ीसा में मनाया जाता है। बुधकम्मा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह तेलंगाना में मनाया जाता है। दोस्तों, ये बुधकम्मा नहीं बल्कि बुधकम्मा है। ठीक है, बुधकम्मा। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ये राज्यों के नाम पूछे जाते हैं कि कौन सा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 29 अगस्त को। 29 अगस्त को दोस्तों क्या होता है, क्या खास होता है जो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि हॉकी के बहुत ही फेमस खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का बर्थडे होता है इस दिन। ठीक है, और उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे हम 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की स्थायी विरासत को याद करता है। यह एथलीटों की असाधारण उपलब्धियों और समाज को आकार देने में उनके प्रभाव को श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करता है। इस वर्ष के राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह का विषय क्या है? तो यह है, खेल एक समावेशी और फिट समाज को सक्षम बनाते हैं। यह इसकी थीम रखी गई है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा इसकी थीम को, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्यों मनाया जाता है? तो जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की इस दिन जयंती पड़ती है। ठीक है, यानी उनका जन्म दिवस होता है, इसलिए हम इसको राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में मनाया जाने वाला राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म पर आधारित है, जो अपनी हॉकी उत्कृष्टता के लिए जाने जाते थे। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था और उन्होंने ब्रिटिश भारतीय सेना रेजिमेंटल टीम में अपना करियर शुरू किया था। देख लेते हैं अगस्त में मनाए जाने वाले कुछ अन्य प्रमुख दिवसों को। 10 अगस्त को क्या मनाया गया? विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को किसका स्वतंत्रता दिवस है? तो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आप इन डेट्स को भी याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। हाल ही में भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला लॉन्च करने के लिए जो तैयार की गई है उसका क्या नाम है? तो दोस्तों, चंद्रयान 3 के बाद अब बारी है आदित्य L1 को लॉन्च करने के। ठीक है, यह एकदम तैयार है और 2 सितंबर को इसे लॉन्च करने की योजना बनाई गई है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो सूर्य का अध्ययन करने के लिए डिजाइन की गई भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला आदित्य L1 लॉन्च करने के लिए तैयार है। प्रक्षेपण 2 सितंबर 2023 को आंध्र प्रदेश स्थित श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष स्टेशन से 11:50 बजे निर्धारित किया गया है। इसरो आदित्य L1 मिशन के लिए ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV C57 का प्रयोग कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप याद रखिएगा। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है जो भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान के द्वारा लॉन्च किए जाने के लिए एकदम तत्पर है। ठीक है, तो ये आदित्य L1 किससे संबंधित है? सूर्य के अध्ययन के लिए संबंधित है। जान लेते हैं इसरो के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। यह भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है और यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है इसका बेंगलुरु में। इसके अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। अगला सवाल है आज का, हाल ही में 2024 में G20 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों अभी इस वर्ष कौन कर रहा है 2023 में? तो यह कर रहा है भारत। लेकिन नेक्स्ट ईयर यानी 2024 में कौन मेजबानी करेगा? तो यह करेगा ब्राजील, यानी ऑप्शन डी सही है। भारत ने 2024 में G20 की मेजबानी के लिए ब्राजील को B20 की अध्यक्षता सौंप दी है। रविवार को राजधानी दिल्ली में B20 शिखर सम्मेलन 2023 के समापन सत्र में अगले साल की अध्यक्षता ब्राजील को दी गई। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वैश्विक व्यापार समुदाय के साथ बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन को भी संबोधित किया। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ब्राजील। अगले साल 2024 में ब्राजील भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। चलिए जान लेते हैं कुछ 2023 में आयोजित किए गए प्रमुख शिखर सम्मेलनों के बारे में। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह जिनेवा में आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह लखनऊ में आयोजित की गई थी। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह फिजी में आयोजित किया गया। और G20 सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन था? यह भारत था। ठीक है, तो इन प्रमुख शिखर सम्मेलनों को आप याद रखिएगा और इनका बार बार रिवीजन करते रहिए क्योंकि ये आपके एग्जाम में आते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किसने CSP के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए अभिनव आधार आधारित नामांकन की शुरुआत की है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी SBI। ठीक है, CSP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CSP का फुल फॉर्म होता है कस्टमर सर्विस पॉइंट और ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो SBI के द्वारा लॉन्च की गई है। भारतीय स्टेट बैंक ने 25 अगस्त 2023 को एक नई ग्राहक सेवा बिंदु यानी CSP की पेशकश की है जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपने ग्राहकों के लिए सुविधा को बढ़ाना है। SBI के ग्राहक सेवा बिंदुओं का आधार का उपयोग करके महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए परेशानी मुक्त और कागज रहित नामांकन की अनुमति देते हैं। तो दोस्तों इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ यही होगा कि जो भी सरकारी योजनाओं के लिए रजिस्टर करना होगा उसमें SBI कस्टमर्स को केवल आधार का इंफॉर्मेशन दे के या आधार को दे के वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जान लेते हैं SBI के बारे में। यह भारत के सबसे बड़े और सबसे पुराने बैंकों में से एक है। इसे 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में इसका नाम बदलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद इसका नाम SBI हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। और SBI के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ये हैं दिनेश खारा। चलिए देख लेते हैं 2023 में लॉन्च किए गए कुछ प्रमुख ऐप्स एवं पोर्टल्स को। दोस्त ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। राजमार्ग यात्रा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। नंदी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा। चैंपियन 2.0 पोर्टल लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो यह नारायण राणे के द्वारा किया गया है। दोस्तों इन प्रमुख ऐप एवं पोर्टल्स में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका दोस्त ऐप और राजमार्ग यात्रा ऐप। तो आप इतना कॉमन सेंस लगा ही लेंगे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया होगा। ठीक है, और चैंपियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। हाल ही में किसने विश्व की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार का अनावरण किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नितिन गडकरी। ये है नितिन गडकरी जी जो हमारे यहाँ परिवहन मंत्री के रूप में कार्यरत हैं।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में विश्व की पहली कार का अनावरण किया जो पूरी तरह से एथेनॉल पर चलती है, जो भारत के ऊर्जा परिदृश्य के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। कार पहली चरण सेकंड BS6 विद्युतीकृत फ्लेक्स ईंधन वाहन है जो पूरी तरह से ईंधन स्रोत के रूप में एथेनॉल पर चलता है। वर्तमान में भारत का तेल आयात बिल 16 लाख करोड़ रुपए का है, जो इस व्यय पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालेगा। तो इसका सही जवाब है, नितिन गडकरी ने एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों को लॉन्च कर दिया है। ठीक है। हाल ही में किसने वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की मेजबानी की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कनाडा। कनाडा ने 22 से 26 अगस्त तक वैंकूवर, कनाडा में वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की मेजबानी की। GEF यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी असेंबली एक वैश्विक निकाय है जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के लिए वित्त पोषण का समन्वय करती है। जून 2021 में कनाडा ने 5 वर्षों 2021 से 26 में अपनी जलवायु वित्त प्रतिबद्धता का दुगुना करके $5.3 बिलियन कर दिया है। तो दोस्तों इसको आप लोग याद रखिएगा कि जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी असेंबली की गई है वह किसके द्वारा की गई है मेजबानी? तो वह कनाडा के द्वारा की गई है। जान लेते हैं कनाडा के बारे में। इसकी राजधानी है ओटावा, सम्राट है चार्ल्स तृतीय, गवर्नर जनरल है मैरी साइमन और प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो कनाडियन डॉलर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने आउटलुक ग्रुप की कॉफी टेबल पुस्तक सिख और मोदी का विमोचन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, JP नड्डा। ये है JP नड्डा जी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने दिल्ली में एक समारोह में सिख और मोदी अ जर्नी ऑफ 9 इयर्स जारी की है। यह पुस्तक एकता, देशभक्ति और धर्म के प्रति समर्पण में सिख गुरुओं की शिक्षाओं के योगदान के बारे में बात करती है। यह पुस्तक भारत में सिखों की यात्रा और PM मोदी की सरकार के साथ उनके संबंधों को भी दर्शित करती है। ठीक है, तो इस पुस्तक का नाम आप लोग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देख लेते हैं कुछ अन्य प्रमुख पुस्तकों एवं उनके लेखकों को। अजय टू योगी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। द्रौपदी मुर्मू कस्तूरी रे के द्वारा लिखी गई है। योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन रूपा पाई के द्वारा लिखी गई है। और रॉ हिटमैन किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह हुसैन जैदी के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों ये पुस्तकें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी पुस्तकों को आप जरूर याद रखिएगा और इनका बार बार रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो तो इन बुक्स को आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए और इनका रिवीजन करके ही जाइएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, शेल इंडिया ने किसे अपना नया चेयरपर्सन नियुक्त कर दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मानसी मदन त्रिपाठी को। ये है मानसी मदन त्रिपाठी जिनको चेयरपर्सन नियुक्त कर दिया गया है। शेल इंडिया ने हाल ही में कंपनी के नए कंट्री चेयरपर्सन के रूप में मानसी मदन त्रिपाठी की नियुक्ति की घोषणा कर दी है। उनकी नियुक्ति 1 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगी। वह नितिन प्रसाद का स्थान लेंगी जो 2016 से शेल इंडिया के अध्यक्ष थे। शेल एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय तेल और गैस कंपनी है जिसका मुख्यालय लंदन, इंग्लैंड में स्थित है। तो इसे याद रखिएगा आप लोग, जैसे हमारे यहाँ इंडियन कंपनीज हैं भेल, ओपेक, तो वैसे ही इंग्लैंड की एक कंपनी है शेल इंडिया। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि शेल इंडिया के चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मानसी मदन त्रिपाठी को नियुक्त कर दिया गया है। चलिए कुछ प्रमुख नियुक्तियों जो 2023 में की गई हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वह डॉक्टर मनोज सोनी है। कर्मचारी चयन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यस किशोर हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं CEO कौन है? अनिल कुमार लोहाटी हैं। और कंपनी कानून बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो यह महेश मित्तल कुमार हैं। दोस्तों ये अपॉइंटमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रखिएगा और इन्हें पढ़ते रहिए बार बार। आज का आखिरी सवाल है, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने किसे गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पी चिदम्बरम। ये है पी चिदम्बरम, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम को गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत कर दिया है। राज्यसभा सचिवालय की बुलेटिन के माध्यम से उनकी नियुक्ति की खबर दी गई।
वह पी भट्टाचार्य का स्थान लेंगे, जो 18 अगस्त 2023 को राज्यसभा की सदस्यता से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति का सदस्य किसे बना दिया गया है? तो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम को बना दिया है। चलिए देख लेते हैं अब 29 अगस्त के महत्वपूर्ण ऑलराउंडर रिविजन्स को। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति एमरसन मनांगाग्वा अंतिम कार्यकाल के लिए फिर से चुने गए हैं? जिम्बाब्वे। हाल ही में कौन नवाचार और सशक्तिकरण के लिए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इन्फोसिस में शामिल हुई? ईगा स्वेटेक। हाल ही में कहाँ 5वें ऑस इंडेक्स 2023 समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में किसने डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 में लगातार तीसरी जीत हासिल कर ली है? मैक्स वर्स्टैपन ने। हाल ही में कौन वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली अपनाने वाला तीसरा भारतीय शहर बन गया है? कोलकाता। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहाँ अभ्यास ब्राइट स्टार 2023 में भाग लिया है? मिस्र में। हाल ही में किसे ई गवर्नेंस 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? पंचायती राज मंत्रालय को। हाल ही में किसने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है? नीरज चोपड़ा ने। हाल ही में कौन इस साल पहला भारतीय यूनिकॉर्न बना है? जेप्टो। किस संस्था ने स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र विकसित की है? DRDO ने। तो दोस्तों ये थे हमारे 29 अगस्त के ऑलराउंडर रिवीजन। और अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति एमरसन मनांगाग्वा अंतिम कार्यकाल के लिए फिर से चुने गए हैं? तो दोस्तों आप इसका सही जवाब कमेंट सेक्शन में देते रहिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप सभी को एक बात कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाते रहें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें और लाइक करते रहें और अपना फीडबैक भी देते रहें हमें, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे आप सभी के लिए कुछ नया करने का। ठीक है, तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।